ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे ट्रेसपास टू लैंड की। ट्रेसपास टू लैंड का मतलब क्या होगा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास कर, है ना। हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है मूवेबल, एक होती है इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिंपल सी बात है। इसके अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से होंगे, है ना। कहीं पर इसका जो डेफिनेशन है वो आपका नेगेटिव वे में होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो आपके क्या कहते हैं उसको, लैंड, थिंग अटैच टू दी अर्थ और थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, उसके साथ जो भी चीजें फास्टेड होगी वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। कहने का मतलब ये कि जमीन को, जमीन से जुड़ी हुई चीजें और जमीन से जो चीजें जुड़ी हैं उससे जो चीजें जुड़ी हैं उनको छोड़कर बाकी सारी चीजें मूवेबल होगी। तो नॉर्मल केस में अगर हम समझे तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो मूव कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी जो एक जगह रहेगी, उसको हम मूव नहीं कर सकते। तो जैसे कि लैंड को हम एक जगह से मूव नहीं कर सकते, घर को हम एक जगह से मूव नहीं कर सकते, है ना। या फिर घर में कोई चीज हमने परमानेंट लगा दी है, खिड़की दरवाजे ये सारी चीजें, तो उसको हम मूव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो वाला पार्ट है ट्रांसफर ट्रेसपास टू लैंड, ये हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि लैंड की बात हो रही, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। सो ट्रेसपास टू लैंड मींस इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ लैंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब कि आपने कोई रीजन नहीं दिया कि क्यों आप जो है दूसरे के जो यूज है लैंड का उसके साथ आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपने उसका रीजन नहीं है आप लोगों को दिया, है ना। बिना किसी बात के आप किसी के घर में घुस गए, बिना किसी बात के आप किसी के लैंड में चले गए, ठीक है। तो पॉइंट आता है कि लैंड इंक्लूड क्या क्या करेगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जैसे कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कहता है कि लैंड आएगा, थिंग अटैच टू अर्थ आएगा और थिंग फास्टेड टू दी व्हाट इज अटैच टू अर्थ आएगा। मतलब कि जो चीजें जमीन के साथ जुड़ी है उसमें क्या क्या चीज हमने फास्टेड करके रखी है, उसके साथ क्या क्या चीजें हमने अटैच करके रखी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है लैंड, और जिसकी ट्रेसपास की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कल के टाइम पे आपका क्वेश्चन ट्रेसपास टू लैंड की जगह पर ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो भी आपको यही चीज दिखेगी, ठीक है। बस इतना डिफाइन कर देना है ना, कि मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान अगर आपके घर में आएगा तो आपके लैंड में भी इंटर हुआ ना भाई। ऐसा तो नहीं कि कोई आए इंसान आपके घर में आ जाएगा बट आपके लैंड में इंटर नहीं होगा। लैंड किस पे बना है, सॉरी घर किस पे बना है, लैंड पे ही बना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज इंक्लूडेड होगी उसमें, ठीक है। तो इसलिए ट्रेसपास तो हम लोग लैंड पढ़ते हैं। ट्रेसपास टू लैंड क्या में क्या क्या लैंड में इंक्लूड होता है, लैंड इंक्लूड करता है सॉइल, एनी फिक्सचर परमानेंटली अटैच्ड टू द लैंड जैसे हाउस, वॉल, पोल्स, ठीक है। एंड आल्सो एयर स्पेस above the land and ground below up to the reasonable height and depth। कहने क्या मतलब है, लैंड इंक्लूड करेगा जो अपर वाला सरफेस है हमारा, पहली बात, ठीक है। उसके ऊपर जो भी चीजें हमने फिक्सचर करी है परमानेंटली, फिक्सचर परमानेंटली करी है मतलब उसके ऊपर हमने घर बनाया, बंगला बनाया, दीवार खड़ी करी, पोल गाड़ा, जो भी किया, ये सारी चीजें लैंड में आएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी, और उसके नीचे का जो स्पेस है मतलब ग्राउंड के अंदर का जो एरिया है, नीचे का जो एरिया, वो भी कुछ रीजनेबल हाइट और कुछ रीजनेबल डेप्थ तक। मतलब आप ये नहीं कहेंगे भाई हमको अपने घर से जो है 10,000 किलोमीटर ऊपर का भी एयर स्पेस हमको चाहिए, नहीं। या फिर आप ये कहेंगे जमीन के अंदर हमको 2,000 किलोमीटर का भी स्पेस हमारा होगा, नहीं। एक रीजनेबल, ऐसा नहीं कि भाई आपका घर बना हुआ और नीचे से कोई जो है वो बहुत बड़ा नाला लेके चला गया, है ना, ये सुरंग खोद दी किसी ने, ठीक है। या कोई आपके छत के ऊपर जो है हवाई जहाज उड़ा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक रीजनेबल लिमिट तक आपके जो लैंड है उसके ऊपर का भी कुछ पार्ट, यहाँ पर रीजनेबल लिमिट नहीं बताई गई कितना किलोमीटर कितना मीटर क्या है, बट कहा गया कि एक रीजनेबल लिमिट होगी, उसमें आपके घर के ऊपर का कुछ एरिया भी आप लैंड में आएगा, या आपके लैंड के जो ऊपर का एरिया है वो भी आप लैंड में आएगा, और आपके लैंड के कुछ नीचे का एरिया भी जो जमीन के अंदर है वो भी लैंड में ही आएगा, ठीक है। रीजनेबल है कहने का मतलब, ठीक है। सो
अब ये जो पूरा एरिया हमने डिसाइड किया, मतलब जो सरफेस है, मतलब ये जो हमारी लैंड हो गई, ऐसा देखिए, ये जो हमारी लैंड हो गई, इसके ये पूरा एरिया, इसके नीचे का एरिया, ठीक है, और इसके ऊपर का एरिया, ये जो सारा एरिया हो गया। अब इस एरिया में कोई ट्रेसपास कैसे करेगा, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ट्रेसपास में बी कमिटेड बाय रिमेनिंग हियर, आप आए यहाँ पे, आप रह गए, ठीक है। दूसरा, बाय डूइंग एन एक्ट अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, आप आए यहाँ पे, प्लेंटिफ को क्या कर रहे हो, धक्का देके यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। और बाय एंटरिंग अपॉन द लैंड, है ना, लैंड में इंटर करके। पहली बात है, रिमेनिंग देयर का मतलब है कि आपको परमिशन दी गई थी पहले लैंड में एंटर करने की, परमिशन के बाद आपसे कहा गया कि अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप इस एरिया से चले जाइए। दैट मीन्स नाउ यू आर ए ट्रेसपासर। जैसे कि मेरी कोई जमीन है, मैंने देखा कि कुछ गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मैंने कहा कि काम करो, तुम लोग इधर उधर कहाँ रहोगे, मेरी जमीन में रह लो, 1-2 साल तो मैं अभी घर पे नहीं आ रहा, इस जमीन पे मेरा कोई काम धाम नहीं, तुम लोग 1-2 साल यहाँ रह लो, 1-2 साल बाद अपना जो घर वर बना लोगे कहीं तो चले जाना। अब 2 साल हो गया, मैंने उनको कहा कि भाई अब मेरा जमीन जो है तुम लोग खाली कर दो, मुझे यहाँ पे जो है वो अपना एक मकान बनाना। वो लोग कह रहे हैं हम खाली नहीं करें। सो नाउ व्हेन आई टेक बैक माय परमिशन, नाउ दे बिकम द ट्रेसपासर, ठीक है। तो रिमेनिंग देयर कि भाई आप किसी जगह पे लीगली तो इंटर किए हो, बट अब जो परमिशन थी आपसे वो ले ली गई, देन नाउ यू बिकम अ ट्रेसपासर, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है बाय डूइंग एन एक्ट अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेंट, है ना, तो जो प्लेंटिफ का पोजीशन है उसको कोई तरीके से आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आप उसको जो है उसके घर पे जो है वो पत्थरे फेंक रहे हो, है ना, उसके घर में जो है वो कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से जो है वो उसका जो पोजीशन है उसको अफेक्ट किया जा रहा है ना। तो वो सारी चीजें, क्या आपने पेड़ की डाल काटी और उसको उसके घर में गिरा दिया, ठीक, ये भी एक काइंड ऑफ ट्रेसपास है क्योंकि उसके पोजीशन का वो अफेक्ट कर रहा है। और थर्ड पॉइंट की एंटरिंग अपॉन द लैंड, आप डायरेक्ट उसके लैंड में ही इंटर कर रहे, है ना। मेरा ये घर है, जैसे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरा पड़ोसी है, वो अचानक से आता है और मेरे रूम में घुस जाता है मुझसे बिना परमिशन लिए। That what he did an offense or a tort of trespass। trespass क्योंकि आपका वो भी आता है, क्रिमिनल ट्रेसपास से पढ़ेंगे आप पीएनएस में अभी, तो आपका ट्रेसपास जो है वो एक क्राइम भी है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ट्रेसपास इज अ रॉन्ग अगेंस्ट ए पर्सन रादर देन ओनरशिप। ध्यान रखिएगा, ट्रेसपास हमेशा जो है वो पर्सन जिसके पोजीशन में वो लैंड होती है, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होती है, उसके अगेंस्ट होता है, ना कि ऑनर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। मतलब कहने का कि मेरा कोई घर है, मैंने फिरोज को दे रखा है, बोला फिरोज की जो मैं जा रहा हूँ बाहर दूसरी कंट्री, 1 साल बाद मैं वापस आऊंगा, तुम जो है इस घर को देखना। अब बिलाल जो है बिना परमिशन के, ना मेरी परमिशन लेता ना फिर उसकी परमिशन लेता, जाके घर में जाके बैठ जाता है। तो इस सिचुएशन में बिलाल विल बी हेल्ड लायबल फॉर ट्रेसपास अगेंस्ट फिरोज, ठीक है, नॉट अगेंस्ट मी, अगेंस्ट फिरोज, क्योंकि उस टाइम में प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो फिरोज के पास था। या फिर एक दूसरा एग्जांपल और ले लें कि फिरोज को मैंने अपना घर जो है किराए पे दे रखा है, ठीक है, फिरोज को मैंने अपना घर जो है वो किराए पे दे रखा है, वो मेरा टेनेंट है। अब जो है उसके घर में कोई एंटर करता है तो ट्रेसपास अगेंस्ट मेरे नहीं होगा, ट्रेसपास अगेंस्ट फिरोज होगा। क्यों? क्योंकि फिरोज अभी के टाइम में उस घर का पोजीशन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस है, केस को थोड़ा देख लीजिएगा, ग्रेगोरी वर्सेस पाइपर, है ना। कोर्ट हेल्ड दैट द थ्रोइंग गार्बेज इन अनदर लैंड इज कंसीडर्ड एज ट्रेसपास टू लैंड। तो ये पूरा सिंपल सिंपल सा इसका एग्जांपल, ठीक है। 2 वाला पॉइंट हमने पढ़ा ना, कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हैं जिससे सामने वाले के पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा एग्जांपल है ये केस, ग्रेगोरी वर्सेस पाइपर। क्या आपने दूसरी के जमीन पर कचरा फेंका, यहाँ पे बेसिकली 2 ऑफेंस हो रहा है, एक तो ट्रेसपास भी हो रहा है प्लस न्यूसेंस भी हो रहा है, ठीक है।
न्यूसेंस भी आप कर रहे हैं प्लस ट्रेसपास भी आप कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है, चलिए नाउ एक केस और है, परेरा वर्सेस वंदयार। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने कहा, देखिए टॉर्ट में ध्यान रखिएगा कि केसेस बहुत लिखने हैं आप लोग। ठीक है, केसेस, केस के फैक्ट्स, अगर फैक्ट नहीं आ रहे तो क्या हेल्ड ही हुआ, कम से कम उतना ही लिखिए। जितने केसेस में मैंने फैक्ट लिखे हैं उनका फैक्ट लिखना जरूरी है, जितने केस मैंने हेल्ड लिखा है उनका हेल्ड लिखना जरूरी है। अब ये नाम कैसे आप याद करेंगे, ये आप जो है वो अपना थोड़ा सा आपको उसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे परेरा जो है वो एक कोई क्रिकेटर था, तुषार परेरा, उसके नाम से आप याद कर सकते हैं। वंदियार कुछ वंदे भारत जो ट्रेन चलती है उससे याद कर सकते हैं। तो कोई आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, इस नाम का कॉमन चीज क्या है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, और फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप केस का नाम भूल जाते हैं तो इन ए लीडिंग केसेस या एक्स वर्सेस वाई कुछ भी करके आप केस जो है वहां पे लिख देगा। बट ये नहीं मत करिए कि भाई अब नाम है परेरा वर्सेस वंदियार तो लिख दिया बिलाल वर्सेस फिरोज, ये नहीं करिएगा। ऐसा लिख दिएगा कि कुछ मतलब जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई आपको केस का नाम भूल गया बट आपको डिसीजन मालूम। तो इन ए लीडिंग केसेस, इन ए केस या एक्स वर्सेस वाई, है ना, ऐसे करके आप लिख दीजिए। क्या कहा इस केस में कि कोर्ट हेल्ड दैट गोइंग बियॉन्ड द पर्पस फॉर व्हिच द पर्सन हैज एंटर्ड आल्सो अमाउंट टू ट्रेसपास। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको परमिशन मिली कि आप मेरे घर में आइए, बट आपको परमिशन है कि एक ही रूम तक आपको आना। अब मेरे घर में 3 रूम, आपने देखा कि जब एक रूम की परमिशन मिली गई है तो चलो 2 रूम और भी हम घुस के देख लें कैसा है, क्या क्या काशिफ सर ने अपने रूम में रखा हुआ, और आप जो है वो मेरे दूसरे और तीसरे रूम में भी चले। नाउ यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर ट्रेसपास। समझ में आ रही बात? जितना परमिशन आपको दिया गया है आपको उतना ही परमिशन यूज करना है, आपको उससे बियॉन्ड नहीं जाना। अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो आपकी लायबिलिटी वहां पे जो है वो आ जाएगी। ठीक है, आपको जितना लिमिट दिया गया है आपको उतने लिमिट में ही रहना। अगर आप उस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं तब भी माना जाए कि आपने ट्रेसपास किया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ट्रेसपास एक्शनेबल पर से है। अब एक्शनेबल पर से वाला जो पॉइंट है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था। ये कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं जो जिसमें आपको डैमेज प्रूफ करना होता है। यू नीड टू प्रूव दैट यू हैव सफर्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ डैमेज, तभी आपको कंपनसेशन मिलता है। कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको डैमेज प्रूफ नहीं करना होता, बस आपको इतना प्रूफ करना होता है कि सामने वाले ने वो एक्ट किया है, आपको नुकसान हुआ नहीं हुआ दैट इज इम्मटेरियल। जैसे कि एक हमने पढ़ा था मैगजीन रेस एप्सा लेक्विटर, किसी को मालूम है इसका मतलब? एग्जाम में सवाल आया हुआ है ये वाला, जल्दी बताइए क्या मतलब होगा, मैंने पढ़ाया है। रेस एप्सा लेक्विटर। सर ये मैगजीन है ना सर? मैगजीन में इसका क्या मतलब? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब कि जब हमने देखा कि जो डिफेंडेंट है हमारा उसकी क्या गलती थी, तो उसी से देखकर पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है, मतलब सॉरी, जब हमने मतलब उस सिचुएशन को देखा, मतलब कि जो भी गड़बड़ी हुई, तो हमने सिचुएशन को देखकर हमें ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पर डिफेंडेंट के साइड से कोई फॉल्ट नहीं होता तो ये चीज ही नहीं, मतलब वो चीज खुद ही बता रही है देखकर कि यहाँ पे कोई गलती थी डिफेंडेंट की, तभी ये चीज हुई। अगर डिफेंडेंट की गलती नहीं होती तो ये चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें कि कार है, बहुत स्पीड में आ रही है और रॉन्ग साइड से आ रही है,
उसने किसी इंसान को हिट कर दिया, हिट करके वो कार जो है सामने जाके खड़ी हो गई। तो जब हमने वो सिचुएशन देखी तो देखा कार जो है कहाँ है, रॉन्ग साइड पे, जिसने हिट किया है ना। और उसने बहुत सारे स्केटिंग के निशान, मतलब क्या कहते हैं वो निशान है जो नहीं, टायर टायर जब घिसते हैं बहुत ज्यादा तो उसके भी निशान है वहां। तो इस चीज को देख के क्या लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है भाई कि वो, और खड़ा इंसान कोई दूसरी साइड है, मतलब अपने सही साइड पे वो इंसान खड़ा है। तो इसको देख के हमको क्या लगेगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिफेंडर की गलती है, वो रॉन्ग साइड से कार चला रहा था, स्पीड चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अगर वो रॉन्ग साइड पर नहीं होता, स्पीड पर नहीं होता, तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। समझ रही बात? ये अगर टू वे हाईवे है ऐसा समझिए इसको, एक टू वे हाईवे है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है। अब कोई कार जो है उसका मुंह जो है इस तरफ खड़ा है, लेकिन वो रास्ता इधर जाने का था, मतलब ये राइट हो गया हमारा, ये लेफ्ट हो गया, ऐसा समझिए। तो ये राइट से लेफ्ट जाने का ये रास्ता था, लेकिन कार का मुंह जो है वो लेफ्ट टू राइट में खड़ा है। तो इसको देख के आप अपने आप समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई वो गलत साइड में गाड़ी चला रहा था, तभी एक्सीडेंट हुआ। तो ये चीज है कि अगर जो चीज खुद से बयां कर दे कि भाई यहाँ पे किसी के पार्ट से डिफॉल्ट नहीं होगा तो ये ऑफेंस नहीं होगा, तो वहां पे फिर आपको डैमेजेस वगैरह प्रूफ करने की जरूरत नहीं। रेस इप्सा लिक्विटर वाला, वहां पे भी यही सेम सिचुएशन। जैसे कि एक केस हमने पढ़ा था सुभागवंती वाला, कि भाई वहां पे एक टावर रहता है, वो टावर गिर जाता है। अब जब हम उस टावर को देखते हैं तो उसको देख के ही समझ में आता है कि भाई ये पुराना हो गया था, इसको मेंटेनेंस की जरूरत थी। और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी रिपेयरिंग जो है, मरम्मत वगैरह उसकी नहीं करवाई, इसलिए वो गिर गया। तो देख के ही वो लग रहा है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेसपास वाला पॉइंट है, अब ये जो सारी बातें मैं कह रहा था समझाने के लिए कह रहा था, इसको इसमें लिंक मत करिए। ये चीजें मैं समझाने के लिए कह रहा था कि एक्शनेबल पर्से होता क्या। एक्शनेबल पर्से का मतलब होता है कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये एक्ट हुआ है, मतलब सामने वाले ने ट्रेसपास किया है, बस आपको ये प्रूफ करना है। ट्रेसपास से कोई नुकसान आपको हुआ है, आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है कि वो मेरी जमीन पे आके खड़ा रहा, इतनी देर मुझे उल्टा सीधा बोला, ये किया वो किया, और इससे मेरी रेपुटेशन खराब हुई। मेरी जमीन पे उसने कचरा फेंका, तो कचरा फेंकने की वजह से जो है मेरी जमीन जो है बंजर हो गई, है ना। अब उसमें कोई खेती नहीं हो पा रही, ये जो पौधे वहां पे लगे थे वो सड़ गए, ये हो गए। वो चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत है। You just need to prove that that person has thrown some kind of garbage upon your land, or that person came in like standing on your land without any permission. ठीक है, बस ये आपको प्रूव करना। ठीक है, फिर एक है ट्रेसपास डायरेक्ट एबिलिटी। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग भी होगा? लोग टॉट पढ़ रहे हैं अभी। क्रिमिनल ट्रेसपास में एक वजह होती है कि आप किसी के लैंड में एक जगह पर एंटर करते हैं विथ इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम, तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ इंटर करने की है ना, आप किसी के लैंड में जाके इंटर कर गए, तो वो सिर्फ ट्रेसपास होगा। उसके लिए आप सिविल लॉ में जा सकते हैं, दैट इज यू कैन टेक कंपनसेशन। आपका इंटेंशन था कि मैं उस घर में घुस के उसको पीटूं, है ना, कोई क्राइम करूं, देन यू विल हैव द राइट टू फाइल ए केस फॉर क्रिमिनल कंपनसेशन, सॉरी क्रिमिनल, अंडर द क्रिमिनल लॉ फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, है ना। क्रिमिनल लॉ में ट्रेसपास का कोई पनिशमेंट नहीं, क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट। ठीक है, मतलब नेग्लिजेंसी के लिए जो ट्रेसपास होता है उसके लिए टॉर्ट्स है, और जो जिसके लिए मेंसलिया है उसके लिए क्रिमिनल है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेसपास अब इनिशियो। ट्रेसपास अब इनिशियो में होता है कि व्हेन ए पर्सन enter certain premises under the authority of some law, and after having entered there abuse that authority by committing some wrongful act there, they will be considered to be trespass ab initio to that property। क्या कहने का मतलब है कि भाई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को सर्च का राइट मिला। क्या सर्च का राइट मिला भाई? कि इस घर की, इस आदमी के घर में जाना है, ये पर्टिकुलर एक कमरा है, ये रूम है ना, इस रूम में इंटर करना है, और आपको डॉक्यूमेंट देखने की, उस जो भी डॉक्यूमेंट हमें जरूरत है, कोर्ट में जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट उस रूम में है क्या नहीं। लेकिन क्या करती है पुलिस?
कि पुलिस जो है वो वारंट लेके तो आती है, सर्च वारंट, लेकिन इस रूम की जगह पे ये जो दूसरा रूम है, रूम नंबर 2, इसमें भी सर्च करती है, रूम नंबर 3 इसमें भी सर्च करती है, रूम नंबर 4 इसमें भी सर्च करती है, और इन लोगों के साथ बदतमीजी वगैरह भी करती है, उल्टी सीधी हरकतें वगैरह भी करती है, इन लोगों को डराती है, धमकाती है, जो भी चीजें हैं करती है। सो व्हाट पुलिस डिड, पुलिस ने अपनी जो अथॉरिटी था उसको अब्यूज किया, जो जितनी पावर उसको दी थी उसने उससे ज्यादा पावर वहां पे एक्सरसाइज की। सो नाउ क्या होगा, यहाँ पे पुलिस का जो ट्रेसपास है वो होगा ट्रेसपास एब इनिशियो। कहने का मतलब ये है, एब इनिशियो का मतलब होता है कि जब से आप इंटर किए हो उसी टाइम से हम जो है वो मानेंगे कि आपने ट्रेसपास किया। मतलब मान लीजिए पुलिस इस रूम में आई, ठीक है, पहले इस रूम को चेक किया, फिर दूसरे रूम में पहुंची, रूम नंबर 2 में, तो पहला रूम के पास तो रूम को चेक करने का तो उसके पास अथॉरिटी था, तो होना चाहिए कि दूसरे रूम का जब वो चेक करेगी तब ट्रेसपास माना जाएगा ना। लेकिन कोर्ट कह रही, मतलब लॉ ये कह रहा है कि आपने अगर जब अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है तो हम आपको फर्स्ट रूम से ही मान लेंगे कि आपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया और आप फर्स्ट रूम से ही ट्रेसपासर माने। बात समझ में आ रही है कि आपने ट्रेसपास अब एक्ट जो है अपना लीगल वाला पार्ट करने के बाद अपना इलीगल वाला पार्ट आपने एक्सरसाइज किया। तो जब अगर आप कोई लीगल पार्ट करने के बाद इलीगल पार्ट करेंगे, है ना, ये अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तो जो लीगल वाला पार्ट है वहां से ही आपके खिलाफ ट्रेसपास का जो पॉइंट है, जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पॉइंट है ट्रेसपास एब इनिशियो। एब इनिशियो जब भी किसी पॉइंट में लग जाएगा दैट मींस फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से वो एक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब जिस टाइम से आप इंटर किए घर में उसी टाइम से जो है आपके ऊपर ट्रेसपास का जो रॉन्ग है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि रेमेडी क्या अवेलेबल है, तो रेमेडी सिंपल सी बात है कि भाई री इंटर की रेमेडी अवेलेबल है आपके पास, है ना, कि कोई इंसान अगर आपके घर में घुस गया है तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपने घर में वापस से चले जाए, आपको निकाल दिया अगर उसने तो, है ना। उसके बाद दूसरा है कि एक्शन फॉर मेंस प्रॉफिट। मान लीजिए कोई इंसान आपके घर में घुस गया और जो है ठीक है, री एंट्री में एक और पॉइंट आता है कि पहली बात तो मान लीजिए किसी ने, कोई इंसान आपके घर में घुस गया, आप नहीं है मान लीजिए, है ना, आपके घर में घुस गया, तो आप री एंटर करके उसको वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी रीजनेबल फोर्स होगा आप उस रीजनेबल फोर्स को यूज कर सकते हो उसको वहां से निकलवाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा है एक्शन फॉर मेंस प्रॉफिट। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझिए कि आपकी कोई लैंड है ना, आपकी कोई लैंड है और इस लैंड में को आप जो है बहुत दूर से मेंटेन करते हैं। दूर से मेंटेन करने का मतलब कि ये लैंड जो है वो बिहार में है और आप जो है वो मान लीजिए साउथ में रहते हैं, ठीक है, साउथ में जाके रह रहे हैं। अभी जो बिहार वाली आपकी लैंड है इसमें कोई इंसान इंटर करता है और यहाँ पे कल्टीवेशन चालू कर देता है। अब कोई खेती करता है 2-3 महीने तक आपको पता नहीं चला और इसने 2-3 महीने तक उसने यहाँ पर क्या किया, कुछ खेती वगैरह करी और कोई फसल वगैरह उगा ली और फसल वगैरह उगा के कुछ पैसे भी कमा लिए। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि भाई ये पर्सन जो है मेरी लैंड में एंटर किया था और ऐसे ऐसे करके उसने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे अपना बनाया है। सो जो भी प्रॉफिट आपकी लैंड में एंटर करके सामने वाले पर्सन को होगा दैट प्रॉफिट यू विल गेट, है ना। अपार्ट फ्रॉम द राइट टू रिकवर द लैंड बाय गेटिंग द ट्रेसपास इजेक्टेड, a person who was wrongfully dispossessed of his land may claim compensation for the loss which he has suffered during the period of dispossession. An action to recover such compensation is known as action for means profit. ठीक है, तो एक तो जो उस लैंड को रखने के वजह से आपको बेनिफिट होता है, एक तो वो आप क्लेम करोगे और दूसरा उस लैंड को रख के उसने जो बेनिफिट उठाया है वो भी प्रॉफिट आप यहाँ पे उससे लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग और इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझें तो एक आपका हाउस था जो पड़ा हुआ था, कोई इंसान आया, उसने क्या किया, इस घर को उठा के किसी को रेंट पे दे दिया आपसे बिना परमिशन लिए। ठीक है, पहले कुछ दिन खुद रहा 2-4 दिन, उसके बाद किसी को रेंट पे दे दिया उसने, उससे 3 महीना उसने 3 मंथ क्या हुआ
3 मंथ इसने रेंट उठाया 5,000 रुपये पर महीना करके 15,000 रुपये। तो ये जो 15,000 उसने प्रॉफिट उठाया आपके लैंड से वो भी आपको रिटर्न करेगा, प्लस मान लीजिए इसने घर में कोई तोड़फोड़ कर दी, कुछ नुकसान कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जो भी नुकसान हुआ वो भी रिटर्न करेगा, है ना। मान लीजिए 5,000 रुपया कोई नुकसान हो गया, तो 5,000 रुपीज प्लस 15,000 रुपीज, टोटल 20,000 रुपीज जो है आपको वो एज ए कंपनसेशन देगा। ठीक है, तो सो यू विल गेट द कंपनसेशन फॉर द लॉस यू सफर ड्यू टू द रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास। देन एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, तो एक्शन फॉर इजेक्टमेंट का सिंपल सी बात है कि भाई आप उसको जो है वो वहां से निकाल लोगे, है ना। रेमेडी कि भाई आप कोर्ट में जा सकते हो। पहला वाला था कि आप खुद से ही उसको निकाल सकते, धक्का मारा, ये क्या ढकेला, जो भी के रीजनेबल फोर्स है उसको। दूसरा इजेक्टमेंट का, है ना। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 6 है जो कहता है कि आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाके उससे परमिशन ले सकते हो कि भाई ये मेरी परमिशन के बगैर मेरे एरिया में रह रहा है, तो इसको जो है वहां से निकाला जाए। तो आप अथॉरिटी का हेल्प लेके उसको वहां से निकाल सकते, ठीक है। और इसके लिए आपके पास 6 मंथ का टाइम है। ठीक है, याद रखिएगा 6 मंथ का टाइम है। कोई भी आपके घर में बिना आपकी परमिशन के एंटर कर जाता है, रह रहा है, तो उसको वहां से निकालने के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम है कि आप 6 महीने में उसके खिलाफ केस कर सकते हो उसको वहां से निकालने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू गुड्स में क्या आता है तो समझिएगा कि गुड्स जो होता है बेसिकली आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके गुड्स के साथ अगर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करता है, जो गुड्स आपके पोजीशन में है, तो वो माना जाएगा कि आपके गुड्स के साथ ट्रेसपास है। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस कैसा होना चाहिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। नॉर्मली ये जो ट्रेसपास टू गुड्स है ना, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई इंसान इलीगली डिटेन, प्रॉपर्टी का मतलब ये आप याद रखिएगा गुड्स की हम बात करें, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई इलीगली डिटेन कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपको कंपनसेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका जो है ट्रक जो है आम से लोड हुआ आपका ट्रक जो है वो आप मंगवा रहे थे हिमाचल से या कश्मीर से, सेब मंगवा रहे थे आप ट्रक। अब किसी इंसान ने आपके ट्रक को रोक लिया, है ना, 4-5 दिन रोक कर रखा बिना आपकी परमिशन के, और सारा गुड्स जो है आपका, सारे आम जो है और सारे सेब जो है आपके वो सड़ गए। नाउ क्या हुआ, आप ट्रेसपास का केस करेंगे कि भाई उसने जो है वो मेरे गुड्स को इस तरीके से डिटेन कर लिया था, अब मेरे सारे गुड्स जो है वो खराब हो गए, सो नाउ ही विल हैव टू गिव द कंपनसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली कहने का मतलब जो ट्रेसपास टू गुड होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है डिटेनिंग और एक होता है कन्वर्जन। मतलब कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके रखा है ना, कहीं पर उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, एक तो वो। दूसरा होता है कि उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है अपने पर्पस में। ठीक है, तो डिटेनियो मीन्स एडवर्स विथहोल्डिंग ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर, है ना। प्रॉपर्टी किसी की है ना, गुड्स किसी का है, और उस पर पोजीशन मैंने रखा हुआ है, उस पर कंट्रोल मैंने अपना कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान अगर मेरे, मान लीजिए ये मेरी बॉटल है ना, अब मेरी बॉटल क्या करी, रखी हुई थी कहीं पर, आप गए आपने अपनी मेरी बॉटल को उठा के अपने पास रख ली, तो क्या होगा कि आपने ट्रेसपास टू गुड्स किया है। इसके लिए मेरे पास क्या होगा कि भाई मैं आपसे ये बॉटल रिकवर कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई कि अगर किसी इंसान को आपने अपना गुड्स दिया, बोला कि भाई आप कुछ टाइम के लिए रख लो इसको, ठीक है, और उसके बाद जब आप उससे मांगने गए कि 10 दिन बाद, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपने अपना गुड्स उससे मांगा और उसने आपको गुड्स आपका नहीं दिया, तब भी वो जो है ट्रेसपास में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे होता है ना कि दोस्त लोग जो है वो कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई तेरे पास अच्छे जूते हैं,
तेरे पास अच्छा कोट है, तेरे पास अच्छी घड़ी है, तो मुझे दे दे, मैं पहन लूंगा और आने के बाद मैं तुझे वापस कर दूंगा। ठीक है। अब आपका दोस्त जो है वो आपसे घड़ी और आपका बेल्ट और आपकी टाई और सब कुछ आपसे लेकर गया, शादी वादी में घूम कर आया, उसको अच्छा लगा, बोला कि यार अब तो मेरे पास दूसरे कपड़े वपड़े तो है नहीं, एक काम करते हैं इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, उसको वापस नहीं करता। So now from the day he took that particular goods like your coats, your shoes, everything, उस दिन से वो माना जाएगा उसने आपके गुड्स का ट्रेसपास किया। ठीक है। सो ये चीज है, बट इसमें एक पॉइंट दो याद रखिएगा आप लोग कि इंग्लैंड में जो वर्ड डिटेन्यू वाला था उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। डिटेन्यू वाला जो पॉइंट है उससे ट्रेसपास नहीं होगा, वो अब बेसिकली क्रिमिनल वगैरह वाली चीज हमें आ जाती है, वो थेफ्ट वगैरह सारी चीजें उसमें आपको होती है। इंडिया में अभी भी है, इंडिया देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डिटेन्यू, बट अंडर सेक्शन 7 और 8 ऑफ द स्पेसिफिक एक्शन पर्सन कैन क्लेम पोजीशन फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, कि भाई कोई भी इंसान आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेता है तो उसके लिए आप उससे क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो बेसिकली इससे डील करता है। स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट ये कहता है कि भाई अगर किसी इंसान ने आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया है, आपकी प्रॉपर्टी को रख लिया है, उसके पास आपकी प्रॉपर्टी किसी और के पास चली गई है, तो आप उस प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है। देन उसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब है कि सामने वाले ने आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है और आपको वो प्रॉपर्टी लेने नहीं दे। ठीक है। एक चीज देखिएगा, समझिएगा क्या है डिटेन का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं पर थी और हमने एक्ट करके उस प्रॉपर्टी को आपसे ले लिया। एक ये है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं पर है और हम आपको वो प्रॉपर्टी लेने नहीं दे। ठीक है। और उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर, समझ में आ रही बात, कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कहीं पर रखी थी, है ना, इसके कंट्रोल में थी, हम गए इस प्रॉपर्टी को लेकर आ गए अपने पास, अपने अपने घर में रख ली, तो ये क्या हुआ, कन्वर्जन, सॉरी कन्वर्जन कह रहा हूं, वो डिटेन यू, है ना, कि आपने प्रॉपर्टी को डिटेन कर दिया। लेकिन इस प्रॉपर्टी को जो यहाँ पर रखी हुई थी, ये जब पर्सन लेने आ रहा है तो हम इसको लेने नहीं दे रहे इस प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी वहीं पर पड़ी, हमने उसको लिया नहीं है अपने पास, बट उसको हम लेने नहीं दे रहे। ठीक है। तो इस सिचुएशन पे ये होगा कन्वर्जन, और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी रखे और इसको हम अपने पर्पस के लिए यूज करें। ठीक है। ठीक है। इसको ट्रोवर भी कहा जाता है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, ट्रोवर, है ना। ठीक है। कि सामने वाला पर्सन आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपको यूज नहीं करने दे रहा, खुद यूज कर रहा है। ठीक है। उसने उसका पोजीशन नहीं लिया है, बट वो प्रॉपर्टी जहां पर भी है, जैसी भी रखी है, उसमें आपको जो है वो एंटर करने नहीं दे रहा, उसमें आपको जो है उसका यूज करने नहीं दे रहा, आपको डिप्राइव करके रखा है उसकी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन से। ठीक है। तो इतना ही है, ध्यान रखिएगा बस इसमें, ट्रेसपास एंड न्यूसेंस। ठीक है। यहाँ तक बताइए, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है किसी? क्लियर सारी चीजें? यस सर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक जो हैं वो यूनिट के हिसाब से जो छूट रहे हैं, है ना, उनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इनमें शॉर्ट 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। एक होता है मैलफिजेंस, एक होता है मिसफिजेंस, एक होता है नॉन फिजेंस। अब ये सारे टॉपिक मैं आपको लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन सब को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा,
है ना, बहुत सारे रॉन्ग्स, बहुत सारे टॉट्स, बहुत सारी चीजों का आपको समझना पड़ेगा। अगर उन सब चीजों को आप नहीं समझेंगे तो ये सब चीजों को समझाता मैं अगर आप लोगों को, तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट में समझने के लिए, क्योंकि फिर हम लोग एक तरह से दिमाग लगा पाएंगे, अच्छा हाँ ये चीज है तो ऐसे। जैसे अभी हम लोग एक पढ़ेंगे फॉल्ट लायबिलिटी, नो फॉल्ट लायबिलिटी, है ना, तो वो किस सिचुएशन पे आएगा। तो जब हम पढ़ लिए कि भाई नो फॉल्ट लायबिलिटी वाला ये है भाई प्रोविजन की, वहां पे आपके तरफ से कोई फॉल्ट लायबिलिटी में आपकी तरफ से कोई फॉल्ट होना चाहिए, कोई गलती होनी चाहिए, आपका कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, है ना, कोई चीज आप एक्ट करेंगे, है ना, इंटेंशन के साथ, तभी आपकी लायबिलिटी होगी। नो फॉल्ट लायबिलिटी में क्या आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, इसमें क्या होता है कि भाई आपकी कोई गलती नहीं भी होती है तब भी जो है सामने वाला पर्सन आपको लायबल करता है। क्या हो गया, एक सेकंड नेट चला, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे, एक सेकंड, कि कुछ कुछ चीजें जो हैं जो हम लोग का बच रहा है टॉपिक में, वो अब हम लोग जब पढ़ेंगे सारी चीजों को पढ़ने के बाद तो हम लोग को इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी। एक सेकंड वेट करो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, दैट इज मालफिजेंस, मिसफिजेंस एंड नॉन फिजेंस। अब देखिए तीनों वर्ड का मतलब क्या है इसको समझिए, है ना। ये लोग बात करते हैं कि अलग अलग टाइप की जो अनलॉफुल और नेग्लिजेंट कंडक्ट है उसमें आपकी लायबिलिटी कैसी कैसी होगी, उसकी बेसिकली बात करते हैं कि ठीक है, कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी है जो आप जिसमें इन्वॉल्व होता है अनलॉफुल और नेग्लिजेंट कंडक्ट, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा मैलफिजेंस होगा, कौन सा मिसफिजेंस होगा, कौन सा नॉन फिजेंस होगा। मतलब कि आप काम जब कर रहे थे तो आपका इंटेंशन कैसा था, आपका एक्ट कैसा था, ये बेसिकली बताता है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, ये इंटेंट, इम्प्रॉपर कंडक्ट और फेलियर टू एक्ट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू डू। कहने का मतलब ये कि आप जब किसी काम को कर रहे थे, गलत काम को कर रहे थे, कहने का मतलब रॉन्गफुल एक्ट कर रहे थे, तो आपकी इंटेंशन कैसी थी, आपने कैसे कंडक्ट किया है, आपका बिहेवियर वगैरह कैसा था, और आप क्या चीज करने में फेल हो गए, क्या चीज करने में फेल हो गए। कहने का मतलब ये कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी लगाई गई और आपने उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया सही तरीके से, इस वजह से वो रॉन्ग जाके आगे हुआ। तो इसके बेसिस पे जो इसके बेसिस पे जो है वो हमने यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैलफिजेंस। मैलफिजेंस इन टॉट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने इंटेंशनली किया हो, ठीक है, और अनलॉफुल कंडक्ट हो जिससे सामने वाले को कोई हार्म हो रहा हो, कोई इंजरी हो रही है, ठीक है। मतलब के जैसे आपने डिफॉर्मेशन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर। अब आपको पता है कि अगर हम कोई चीज करेंगे तो इससे सामने वाले को जो है वो का रेपुटेशन खराब होगा, है ना। या फिर डिफॉर्मेशन नहीं लेते, एग्जांपल के तौर पर बैटरी लेते कि भाई आपने सामने वाले को जानबूझ के थप्पड़ मारा
कि भाई उसको चोट लगे, उसको दर्द हो, है ना। या फिर आपने थप्पड़ इस तरीके से मारा कि आपको नॉलेज थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे उसको चोट लगेगी, दर्द होगा, है ना। आपने डंडे से किसी को मार दिया, तो आपकी या तो इंटेंशन थी उसको कि उसको मारा है, चोट लगे, उसको दर्द हो, या फिर आपको नॉलेज था कि इस डंडे से मैं सामने वाले को मारूंगा तो उस इंसान को दर्द होगा, चोट लगेगा, पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, सर टूट सकता है। ठीक है, तो जहां आप जो एक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी इंटेंशन होगी, उसमें आपको नॉलेज होगी, उस केस में वो एक्ट जो है मैलफिजेंस की कैटेगरी में है। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके बारे में हमको नॉलेज है, उसकी हमको इंटेंशन है, हम फुल्ली अवेयर हैं कि क्या चीज हम करने जा रहे हैं, वेदर इट मे बी बैटरी, वेदर मे बी इट मे बी असॉल्ट, वेदर इट मे बी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जो भी हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका मैलफिजेंस में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी है कि ऑब्जर्व करना हीटेड आर्गुमेंट, है ना, एट द गैस स्टेशन। एक गैस स्टेशन है, वहां पे उसका क्या काम है कि भाई कोई भी इंसान झगड़ा कर रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना, उनको रोकना। लेकिन वो इंटेंशनली क्या करता है, इग्नोर कर देता है कि भाई अगर हम अभी इन लोगों को छुड़ाने जाएंगे, रोकने जाएंगे, तो मेरी जो शिफ्ट है वो बढ़ जाएगी, मेरी शिफ्ट 8 बजे खत्म होने वाली है, अब 8 बजे कोई इंसान लड़ाई करने लगा, तो उसने उनको छोड़ दिया, बोला कि अगर हम इन लोगों को बचाने जाएंगे तो पता चला हमारे आधा घंटा 1 घंटा इसमें बर्बाद हो जाएगा, तो उसने इंटेंशनली जो है इग्नोर कर दी उस पूरी फाइट को। ठीक है, बट पुलिस ऑफिसर का काम क्या है बताइए फटाफट, क्या है पुलिस ऑफिसर का काम? फिरोज, क्या है पुलिस ऑफिसर का काम? उसकी ड्यूटी कर। उसका काम है पीस मेंटेन करना, है ना। कहीं पर कोई झगड़ा कर रहा है तो झगड़े को रोकना, कहीं पर कोई लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो उनको रोकना। नाउ this choice not only disregard his duty but also lead a fatal incident where the customer killed the cashier during the confrontation। मतलब कि उन लोगों का जो अब ये जो हीटेड आर्गुमेंट हो रहा था उसने उसको उन लोगों को नहीं रोका, तो यही झगड़ा बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि कस्टमर ने कैशियर को ही मार दिया। ठीक है, उस झगड़ा को बढ़ा और सामने वाले को उसने मार दिया। नाउ here the officer knows that the failure to intervene qualify as malfeasance because he negligently his his duty intentionally, मतलब neglected his duty intentionally। तो सामने वाले ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर ने भाई अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी, तो उसको इस बात की नॉलेज भी थी कि भाई हो सकता है ये झगड़ा आगे जाके बढ़ के कुछ हो सकता है, और उसने अपनी टाइम को बचाने के लिए कि भाई मेरा टाइम खराब ना हो, मैं टाइम पे अपना घर वापस चला जाऊं, है ना, इस वजह से उसने ये छोड़ दिया, और ये उसकी जो ड्यूटी थी जो उसने छोड़ी है, तो इस वजह से वहां पे वो टॉर्ट में लायबल होगा मैलफिजेंस के तरफ से। ठीक है, मैलफिजेंस की वजह से। ठीक है, तो कोई भी टॉर्ट आपने किया है जिसमें आपका इंटेंशन हो, कोई नॉलेज हो, तो मतलब है कि आपका उस टॉर्ट में मैलफिजेंस है। अब वो प्लस यहाँ पे आपका कोई ऑफेंस लगेगा, है ना, ऑफेंस, ऑफेंस नहीं मतलब रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे, ऑफेंस तो जो वर्ड है वो क्राइम के लिए लगता है, तो रॉन्ग वर्ड, तो मतलब मैलफिजेंस इन टॉर्ट, मतलब के मैलफिजेंस से आपने कोई टॉर्ट किया है, और क्या टॉर्ट किया, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ऑफिसर की, तो इसने किया है ओमिशन। ठीक है, ओमिशन, ओमिशन इन ड्यूटी, एंड उससे जो भी रॉन्ग हुआ है, जो भी नुकसान हुआ उसके लिए उसको कंपनसेशन है। देन मिसफिजेंस, मिसफिजेंस कहता है कि आपने कोई एक्ट किया है, वहां पे आपका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं था, बट आपने नेग्लिजेंटली वो काम को किया, है ना। डॉक्टर जो है आपका ऑपरेशन करता है, अब आपका डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है तो उसका उस टाइम इंटेंशन नहीं है कि आपका जो है पेट में कैंची छोड़ दे, आपके पेट में जो है वो कोई औजार अलग छोड़ दे, या फिर जो है एक नस की जगह पे दूसरी नस गलती से काट दे, है ना, है ना, ये उसका इंटेंशन नहीं है, बट उसने कर दिया, है ना, गलती से नेग्लिजेंटली हो गया उससे ये काम,
है ना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी था कि भाई जल्दी से दूसरा भी ऑपरेशन करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, और इस जल्दी के चक्कर में उसने आपकी गलत नस काट दी या उसने कैंची ही आपके पेट में छोड़ दिया। तो इन सारे सिचुएशन में जो एक्ट में नेग्लिजेंस होगा, ठीक है, इम्प्रॉपर वे में किया जाएगा जो काम, वो जो होगा आपका आएगा मिसफेजेंस। ठीक है, तो जितने भी एक्ट है जिसमें नेग्लिजेंट होगा या इम्प्रॉपर वे होगा जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो गया, वो जो है मिसफेजेंस आएगा। जैसे वही देखिए एग्जांपल पढ़िए कि डॉक्टर परफॉर्मिंग सर्जरी accidentally leave a medical instrument inside the patient. Although the operation itself is illegal and improper execution leads to harm. भाई ऑपरेशन करना लीगल है, बट ऑपरेशन का जो तरीका आपने जो किया है वो गलत है, नेग्लिजेंट मैनर में आपने किया, जल्दी जल्दी में आपने टाका लगाया और टाका खुला ही छोड़, कुछ आधा जगह पे टाका लगाया, आधा जगह पे आपने मतलब स्टिचेस किए और कुछ जगह पे आपने स्टिचेस किया ही नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। तो उस सिचुएशन में क्या है, डॉक्टर जो है वो लायबल होगा अंडर मिसफिजेंस। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन फिजेंस में। नॉन फिजेंस इन टॉर्ट, नॉन फिजेंस refers to the failure or omission to perform an obligatory act when a duty exists। सिंपल सी बात है कि भाई लॉ ने आपको कुछ चीजें करने के लिए मना कर रखी है, करने के लिए कर रखी है, सॉरी, करने के लिए कह रखा है, लेकिन आपने उस चीज को नहीं किया। सीधा सीधा केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती वाला केस, है ना, नॉन फिजेंस। भाई लॉ ने कहा है कि आपको ये करना है और आपने नहीं किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नॉन फिजेंस इन टॉर्ट में आपकी लायबिलिटी, ठीक है। कि नॉन फिजेंस बेसिकली क्या होता है, नॉन फिजेंस में ये कहता है कि आपने चीजें नहीं करी इसलिए आपकी लायबिलिटी हो रही। मिस फिजेंस में और मैल फिजेंस में क्या होता है कि आप कुछ करते हो इसलिए आपकी लायबिलिटी होती है, मतलब एक में आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया, एक में आपने इंटेंशनली और नॉलेजली एक्ट किया, बट यहाँ पे आप एक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए आपकी लायबिलिटी हो रही। लॉ ने आपको कहा है कि आपको ये चीज करनी है बट आपने नहीं किया, है ना। जैसे कि वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला केस था कि भाई आपका क्या करना था, टावर का मरम्मत करना था, है ना, जो टावर गिर रहा था, खराब हो रहा था, उसकी क्लॉक टावर की मरम्मत करनी थी, लेकिन आपने उसकी मरम्मत नहीं की, वो गिर गया और एक इंसान की डेथ हो गई। तो इसलिए यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लायबल किया गया और उनको कहा गया कि आप जो है वो नॉन फिजेंस के अंदर में लायबल। मतलब ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड एंड टर्म है ये बताता है कि कौन सा एक्ट में क्या होगा, है ना, ये कोई रॉन्ग नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कहने का मतलब ये बताता है कि कोई टॉर्ट नॉन फिजेंस की कैटेगरी में है, कोई टॉर्ट मिस फिजेंस की कैटेगरी में, कोई टॉर्ट जो है आपका मैल फिजेंस की कैटेगरी में। ठीक है, तो इन सब चीजों में यहाँ पे आपकी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, वैसा आप लोग को बताने के लिए मोटिव वाला और डॉट में ये सब चीजें जो है वो हम आपको एक बार कल आपकी और क्लास ले लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मोटिव वाला पार्ट, है ना, और एक यूनिट 5 थोड़ा सा आपका है, एक दो उसमें चीजें हैं, है ना, ये वाला पॉइंट आपको मैंने पढ़ा दिया, जनरल डिफेंस, है ना, वॉलंटियर नॉन गुड इंजुरी या प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इसको हम लोग कल देख लेंगे, है ना, प्लेस ऑफ मोटिव अंडर द लॉ ऑफ टॉट, है ना, ये वाला एक पॉइंट देख लेंगे एंड देन उसके बाद यूनिट 5 में कुछ चीजें बच जा रही है तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, तो आपका टॉर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल संडे है, इन सारी चीजों को जैसे इन सारी चीजों को एक बार कल आप लोग रिवाइज करिएगा, है ना। कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ये छूट रही है, कोई भी चीज बच रहा है, तो आप लोग मुझे एक बार बताइएगा, हम लोग उसको फिर मंडे को सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो सारी चीजें और अवेलेबल है
अपलोड कर दिए मैंने सारी वीडियो, ये भी थोड़ी देर में हम लोग इसको भी अपलोड कर देंगे।